अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्सरसाइज 1.5 हमने सॉल्व करनी है। इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में जिक्र है। तो पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा सिस्टम होता है। एक स्केल, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ की, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नामी कोई चीज़ नहीं होती पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें ये होता है कि एक रेफरेंस डायरेक्शन होती है। रेफरेंस डायरेक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट से ली जाती है, ओ से। ओ को हम कहते हैं इसके अंदर पोल, जिसकी वजह से इसका नाम पोलर कोऑर्डिनेट्स है। ओ को ओरिजिन नहीं कहते इस केस में, पोल कहते हैं। जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरह से है, लेकिन इसको एक्स एक्सिस नहीं कहते, ये रेफरेंस डायरेक्शन है और इसको हम कहते हैं पोलर एक्सिस। रेफरेंस डायरेक्शन है जिसे हम पोलर एक्सिस कहते हैं। कोई भी पॉइंट फर्स्ट करते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ये हम यहाँ पोल से इसका डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस लेट कर लें कि ये डिस्टेंस जो है जितना भी है 5 कर लेते हैं। इसको पोलर सिस्टम में हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है 5, इसको हम डिनोट करेंगे जनरली आर के साथ। इस लाइन का जो कि डिस्टेंस लाइन हमने बनाई है, इस लाइन का एक एंगल भी होगा जिसे हम थीटा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाई/4 टेक करता हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक होंगे वो होते हैं आर थीटा। यानी पहले आपने वो डिस्टेंस लिखना है इसका पोल से किसी फिक्स पॉइंट से, और फिर आपने इसका पोलर एक्सिस के साथ जो इस लाइन का एंगल बना हुआ है वो एंगल लिखना होता है। तो फिर अगर 5 और पाई/4 है तो इसे हम लिखेंगे 5, पाई/4। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऐसा नहीं होता। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हमने पढ़े थे उसमें क्या होता है, उसमें ये था कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, इसके नीचे अगर लिखा हुआ है 5 और इसके इस तरफ लिखा वाई एक्सिस में, ये ओरिजिन होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फिर यहाँ पे हम पॉइंट को क्या लिखेंगे 5, 2। ये दोनों रियल नंबर होते हैं, 5 और 2 दोनों। इसी तरह अगर आर्गन डायग्राम बनाएं तो आर्गन डायग्राम में आपको पता है कि 5, 2 का मतलब क्या होता है 5 + 2 आयोटा। 5 रियल एक्सिस पे और जो 2 है ये इमेजिनरी एक्सिस पे। जबकि कार्टेशियन प्लेन में यही वाला 5, 2, इसमें दोनों रियल नंबर्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे होता है। तो ये दोनों में ये फ़र्क था। अब ये तीसरा सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मैंने बता दिया कि इसके नीचे क्या है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। यानी ये ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमारे पास किसी फिक्स्ड पॉइंट यानी पोल से हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए और उस लाइन का फिर पोलर एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस लिखा हुआ है और ये एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। आर जो है ना ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 के केस में, ये लेस देन 0 भी किसी ना किसी केस में हो सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसको आर ग्रेटर देन 0 ही टेक करते हैं। आर लेस देन 0 का केस हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अगर ये इस तरह से है तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, ये आ जाएगा इस तरफ। यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए 5। अब इसका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, उसी एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, पाई एंगल बनता है टोटल। ये पाई हो गया और ये पाई/4 है पूरा। तो पाई + पाई/4 ये एंगल कितना बनेगा फिर इस केस में, टोटल एंगल ये वाला, इसको मैं ग्रीन कलर से नोट करता हूँ, टोटल एंगल ये वाला, ये बनेगा पाई + पाई/4। एलसीएम टेक करें पाई + पाई/4 का तो इट विल बिकम 5 पाई/4। तो इस लाइन के इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फिर होंगे 5, और क्योंकि डिस्टेंस 5 है तो इसका जो एंगल है वो 5 पाई/4 बनता है, ठीक है, ग्रीन वाला पॉइंट। अच्छा, अब इस पॉइंट को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं।
अगर हम ये डिनोट करेंगे इसकी आर की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा था नेगेटिव केस भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर हम पॉजिटिव टेक करते हैं, तो नेगेटिव केस में अगर आर को -5 लिया जाएगा ना, तो फिर इस पी के कोऑर्डिनेट्स में अगर मैंने -5 लिख दिया है, तो फिर ये वाला जो एंगल मैंने इस तरह करके ग्रीन कलर के साथ मेंशन किया था ना, फिर एंगल ये वाला टेक नहीं करते, फिर हम एंगल यही वाला टेक करते हैं बेसिक। या तो थीटा को चेंज करना है या तो आर को चेंज करना है। अगर आर पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू आप चेंज करें, और यानी जैसे अगर ये लाइन इस तरफ है तो मतलब कहने का ये है, न्यू डायग्राम बनाकर बताता हूँ आपको कि ये पोलर एक्सिस है, ये ओरिजिन यानी पोलर है, पोल है, और ये वाला पॉइंट है यहाँ पर पी, ऊपर वाली कोई लाइन नहीं है। लेकिन अगर इस लाइन को हम बढ़ाते हैं इस तरफ और हमें पता है कि यहाँ पर एंगल बनता है π/4, तो फिर ये टोटल एंगल कितना होगा, पाई प्लस π/4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ 5 इट विल बिकम 5 एंड पाई प्लस π/4 विच इज़ 5π/4। दूसरी तरह से यही बात मैंने बताई है, यही वाला ये डिस्टेंस अगर मैं -5 टेक करता हूँ तो फिर इस पी के कोऑर्डिनेट्स 5 और π/4 टेक होंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका पोलर के साथ जो एक्यूट एंगल था वो क्या था, वो यहाँ पे लिखा हुआ था π/4। फिर हम इसको -5 और π/4 लिख सकते हैं। यानी इस वाले पॉइंट के दो तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। आपको पता है कि जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, आर्गन डायग्राम होती है, उन दोनों केसेस में हम एक पॉइंट को एक ही तरह लिखते हैं, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है हर पॉइंट और ऑर्डर्ड पेयर की। लेकिन इसमें ऑर्डर्ड पेयर 2 हैं और पॉइंट 1 है। क्लियर होगी सारी बात। आर नेगेटिव कर लें तो ये एक्यूट रहेगा, आर नेगेटिव ठीक है, और अगर आर पॉजिटिव रखना है तो फिर ये एक्यूट नहीं रहेगा अगर एंगल इस तरफ को आ रहा है। ये सारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके बाद बात करते हैं इस पे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है वो किस तरह से हम लिखेंगे, ये देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट टेक करते हैं और इस पॉइंट का हम ओरिजिन से डिस्टेंस टेक करते हैं और यहाँ पे एक एंगल टेक करते हैं थीटा। ये हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी पॉइंट अगर हम लिखें एक्स वाई, यानी कि एक मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ऑर्डर्ड पेयर में भी हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाला मैंने एक्स वाई यहाँ पे लिखा है। ये आपको पता है कि मैंने बताया था पहले 1.1 वाली वीडियो में जब डेफिनेशन के बारे में बात हो रही थी कि O से लेके इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, अगर ये P एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है मॉडुलस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको पता है कितना होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये उसका मॉडुलस होता है। इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं सीधा, तो यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी, x, और ये हाइट कितनी होगी y की। तो ये डिस्टेंस रेड कलर में x है यहाँ तक, और ये डिस्टेंस पॉइंट P तक नीचे से x एक्सिस से y कहलाएगा। ये मैंने सिर्फ अभी कार्टेशियन इसकी फॉर्म लिखी है। मैंने अब इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पोलर फॉर्म में, r और थीटा चाहिए होता है। r किसे कहते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, r। इसका मतलब है कि ये जो z मॉड है, ये डिस्टेंस है ना उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से। अगर मैं इसको ओरिजिन की जगह पोल कहूँ, पोलर सिस्टम की वजह से पोल कह दूँ, तो फिर पोल से P तक का डिस्टेंस r कहलाता है, और r आपको पता चल गया है कि z मॉड के इक्वल है। उसके बाद मुझे एक्स वाई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका जो पोलर एक्सिस है ये वाला, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं दूसरे केस में कार्टेशियन फॉर्म में, इस फॉर्म में उसे पोलर एक्सिस कहते हैं। इसके साथ इसका जो एंगल होगा वो हमें चाहिए होगा, वो है थीटा। ठीक है, अब ये थीटा कैसे आता है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में पता है कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो tan इनवर्स y/x से मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, पहले मैं ये बता दूँ आपको। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, वो y है, उसके साथ वाली साइड बेस है जो कि x है। थीटा यहाँ पे रहने दें, tan को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो इट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो ये थीटा की वैल्यू है, थीटा इसमें होगा tan इनवर्स y/x, और r इसमें होगा इसका z मॉड या फिर स्क्वायर रूट x² प्लस
वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अब एक्स वाई नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, एक्स वाई की जगह पे हमने, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये फॉर्म किसके इक्वल लेके आनी है, आर थीटा के। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं, दोबारा ये डायग्राम बनाता हूँ जो ऊपर बनाई थी। यहाँ पर पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। तो ये वैल्यू आपको पता है कि y है और ये वैल्यू पता है x है। ये वैल्यू हमें पता चल गई है कि r है। तो मुझे बताइएगा, अगर ये थीटा है तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या बनेगी इस केस में। जैसे आपने फोर्स के कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, अगर ये एक फोर्स है तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ एक्स को आप क्या लिखते हैं, आर एफ कॉस थीटा लिखते हैं, एफ वाई को क्या लिखते हैं, एफ साइन थीटा, ऐसे ही लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से x होगा, यहाँ पे z की f की जगह पे r है, वहाँ f था फोर्स में, यहाँ पे r है तो आप r यूज़ करेंगे। cos एंगल वही होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, फाई है तो फाई, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, थीटा है तो थीटा। इसी तरह y जहाँ जैसे एफ वाई था तो आपने एफ साइन थीटा लिखा क्योंकि यहाँ पे f था, आप इसमें r लिखेंगे तो ये बन जाएगा r साइन थीटा। तो x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, r cos थीटा, y की वैल्यू लिखी जाएगी r साइन थीटा। जिन्होंने तो ये चीज़ पढ़ी, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है फिज़िक्स में, उनको तो ये आसानी से समझ आ गया है। जिनको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए दोबारा मैं बताता हूँ। इसी डायग्राम में जैसे मैंने tan बनाया था वैसे आप cos बनाएं। डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम को सेपरेट करके बनाता हूँ मैं। ये थीटा है, ये y है, ये x है, ये r है। बताइएगा ज़रा, थीटा के हिसाब से cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है इसमें, जो थीटा के साथ है x, हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो x ओवर r। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू बन गई x ओवर r। यहाँ से x की वैल्यू बना लें तो बनेगी r cos थीटा, आप ऐसे भी रख सकते हैं। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू बनानी है तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में एंगल के सामने वाली साइड है जो कि y, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली जो कि r है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, r साइन थीटा। तो इस तरह से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म जो हमने बनाई है उसके अंदर x की ये वैल्यू यूज़ होगी, y की ये वैल्यू यूज़ होगी। तो जो z था x प्लस आयोटा y, उसे फिर हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म के अंदर r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। r को अगर कॉमन कर लिया जाए तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये z की पोलर फॉर्म है, इसके अंदर r भी शामिल है, थीटा भी शामिल है। इसको जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो एक्स वाई लिखते हैं, इसको जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो सिर्फ r और थीटा चाहिए होता है, सिर्फ वो लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो इसमें जो r था वो क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं। जो r होता है वो z मॉड होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो होता है वो क्या मैंने बताया है आपको, tan इनवर्स y ओवर x। ये जनरल फॉर्म के अंदर लिखा है सिर्फ। अभी थीटा यहाँ आर्गूमेंट ऑफ z, इसे आर्गूमेंट ऑफ z भी कहते हैं। आर्गूमेंट ऑफ z को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, अब एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। 2 के साथ 75 डिग्री लिखा हुआ है, इसको प्लॉट करना है आपने। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह प्लॉट हम कैसे करेंगे इसको, ये आर और थीटा की फॉर्म में है ना। इसमें क्लियर है हमें आर की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू 75, यानी पोलर कोऑर्डिनेट में है ये। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या चीज़ बनानी होती है, पोल बनाना होता है, पोलर एक्सिस बनाना होता है। ओरिजिन को इसमें आपको बताया था कि पोल कहते हैं, ये पोल है वो पोलर एक्सिस है। इसमें आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक सर्कल हम बना लेते हैं, ये यूनिट इसका रेडियस 1 है। एक और सर्कल हम बनाते हैं, इसका रेडियस 2 है। तो इसी तरह 2 ही काफ़ी हैं सर्कल, क्योंकि 2 रेडियस हमें चाहिए। तो यहाँ से ओरिजिन से लेके इस सर्कल के हर पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 के इक्वल है। सिर्फ अब एंगल जो 75 डिग्री दिया है वो हमने बनाना है। हमें पता है यहाँ पे d रखेंगे, d के साथ हम इसको बना सकते हैं। ये आपको पता है 90 होता है बिल्कुल सामने, तो 75 कहाँ पे आएगा, 75 अंदाज़न
अगर यहाँ पे 80 है तो ये 90 है, और ये 70 है तो 75 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 75, इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये 2 और 75 डिग्री है। तो ये हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट 275 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है वो 75 डिग्री का होगा। सेकंड पार्ट इसका है -3 और 120 डिग्री। जी, पोल आपको पता है कि यहाँ पे है ओरिजिन पे, और पोलर एक्सिस है ये वाला। हमें बार बार यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, वो समझाने के लिए मैं लिख रहा था। हमें अब बनाना है आर की जगह -3, थीटा की जगह 120 डिग्री, ये दो चीज़ें। अब मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में बताया था कि आर 3 पे ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से वो -3 पे चला जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे 1 रेडियस का, एक सर्कल बनाएंगे 2 रेडियस का, फिर एक सर्कल बनाएंगे रेडियस 3 का। 1, 2 और 3, इस तरह से आप सर्कल बना रहे हैं। ये उसका सेंटर है। तो 3 पे आपने आर की वैल्यू ड्रॉ करनी। अब 3 ये है, ये सारे सर्कल पे पूरी जगह पे डिस्टेंस 3 ही रहेगा, तीसरे वाला जो सर्कल है। एंगल 120 कहाँ पे आता है, हमें पता है कि जो 90 है वो इस तरफ आता है, ये 90 है, और हमें ये भी पता है कि ये 180 है। ये शो नहीं करने, ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको। हमें 120 देखना है, तो 180 और 90, 120 कहाँ पे आना चाहिए, 90 + 30 आगे 60, यहाँ कहीं आना चाहिए। तो ये जो लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ मैं, ये 120 डिग्री की अगर लाइन हम समझ लें कि ये 120 डिग्री की है, तो R3 शो करना है। R3 कहाँ पे शो होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि R नेगेटिव दिया हुआ है, एंगल वही है जो भी दिया हुआ है उसने। R जब नेगेटिव होगा तो उस एंगल के बिल्कुल नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे 180 पे। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है, 120 के साथ। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे होगा -3 और 120 डिग्री। क्लियर है जी। अगर ये R +3 होता तो फिर हम यहाँ पे बना लेते। R +3 है 120, ये पॉइंट होता, R -3 है, ये नीचे वाला पॉइंट है, बिल्कुल सीधे 180 के एंगल पे आपने आना है। इसके बाद तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में है 2 और π/6। अब आप बताइएगा कैसे बनेगा ये। एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक सर्कल रेडियस 1 का, एक सर्कल रेडियस 2 का। ये रेडियस 2 का है, π/6 किसे कहते हैं, 30 डिग्री को, क्योंकि 180 होता है पाई, तो 180/6 आ जाएगा 30 डिग्री कहाँ पे आता है, अंदाजे से मैं डी के साथ तो आप बना ही सकते हैं, अंदाजे से यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है 2π/6, बस इस तरह डिनोट हो गया। यहाँ पे ओ और ये पोलर एक्सिस लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 5 है, 5π/6 है, R 5 हो गया, थीटा 5π/6 हो गया। तो आप एक लाइन ड्रॉ करें पोलर एक्सिस वाली। 5 है तो 5 सर्कल्स लगेंगे। थ्री 4 और ये वाला 5 है। इस 5 पे हर जगह पे जो है ना वो डिस्टेंस ओरिजिन से इसका 5 ही रहना है। 5 पॉजिटिव है और एंगल जो भी दिया वही एंगल जहाँ पे बन रहा होगा वहीं बना देंगे। नेगेटिव होता तो उस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते। क्लियर। 5π/6 कौन सा एंगल है, 180/3 30, 180/6 30, 30 × 5 150। तो 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पे आता है, तो इसका मतलब 150 होगा 180 - 30 इसके आसपास, क्योंकि 180 आपको पता है यहाँ पे होता है, तो इसके 30 पाँचवें पॉइंट यहाँ पर ये वाला रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसको वैल्यूज़ जो भी होंगी वो आप लिख लेंगे। पार्ट 5 यही वाली वैल्यूज़ यहाँ लिख लेंगे। पार्ट 5 में है -5/2 और π/3। इसको डिनोट करना है, R इसमें नेगेटिव है तो π/3 बनाकर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। 5/2 अब कितने सर्कल बनेंगे, 5/2 कितना होता है, पॉइंट्स में ले जाए ना अगर, तो 2.5 आता है ये, -2.5। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो ये असल में आपको दिया हुआ है 2.5, यानी 3 सर्कल बनाएंगे।
एक बना लिया, दो बना लिए, और ये वाला तीसरा सर्कल है, ये थोड़ा जैसे भी बन गया, तीसरा आपने बनाना है। बनाने के बाद 2.5 है, इसका मतलब है कि ये उसके दरमियान में है, तीसरे और दूसरे सर्कल के दरमियान में है। तो इसको ज़रा दोबारा से बना लेते हैं, तीसरे और दूसरे सर्कल के दरमियान में है। ये दरमियान में बनाने के लिए मैं थोड़ा गैप बढ़ाना था। अच्छा, 60 डिग्री कहाँ पे आता है? अंदाज़न ये 90 है, तो 30 और 30 60 यहाँ पे कहीं आ रहा है ये, ठीक है। ये 60 डिग्री की लाइन है, ये 60 डिग्री की लाइन है, यानी कि π/3 की लाइन है। लेकिन पॉइंट कहाँ पे लेना है आपने? ये जो है ना, ये 5/2 और 60 पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे? ब्लू लाइन के साथ में इसे डिनोट करता हूँ, ये है, अपोजिट डायरेक्शन में आना है। ये वाला जो पॉइंट है ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, P क्या बताया हुआ है? -5/2 और π/3। एंगल π/3 रहेगा, ये वाला जो एंगल था ये π/3 है, ये एंगल π/3 है, उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये माइनस का दिया हुआ है R। माइनस का ना दिया होता तो ये वाला पॉइंट आंसर होता जो मैंने यहाँ मेंशन किया, लेकिन अगर माइनस दिया हुआ है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट। पार्ट 6, -3 और -2 π/3। इसमें दोनों ही माइनस के हैं, R भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो सबसे पहले तो आप पोलर की लाइन लगाएंगे, ओरिजिन की, पोलर यानी पोल की, पोलर एक्सिस बना लिया। -3 का मतलब है वी नीड 3 सर्कल्स, 1 2 एंड 3 सर्कल्स, 3 सर्कल हमने ड्रॉ किए। अब इसमें -3 और -2 π/3 है, -2 π/3 कितना होगा? 120, -120 का एंगल है, और उसकी फिर आप डायरेक्शन अपोजिट करेंगे क्योंकि R नेगेटिव है। तो -120 कहाँ पे आता है? अब आपको पता है कि नेगेटिव डायरेक्शन है ये, क्योंकि माइनस है, तो ये -90 होगा। अगर ये डायरेक्शन देखी जाए तो ये -180 होगा, तो -120 इधर कहीं आएगा। 90 + 30, 3 हिस्से करेंगे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरफ है ये वाली लाइन, कौन सी लाइन है ये? -120 डिग्री, यानी कि -2 π/3 है ये। लेकिन R नेगेटिव है तो आप ये डायरेक्शन नहीं ले सकते, आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और ये वाला पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट पे आप लिखेंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट टू प्लॉट, ये वाला पॉइंट प्लॉट करना था, ठीक है। एंगल वही रहेगा, डायरेक्शन बदलने से इस पोलर फॉर्म में एंगल चेंज नहीं होता, डायरेक्शन बदलने से सिर्फ R की वैल्यू प्लस या माइनस होती है, एंगल वही रहता है। R जो भी दिया, पहले एंगल को आप देखेंगे एंगल कहाँ पे आता है, उसके बाद आप R को डिसाइड करेंगे। पॉजिटिव है तो वही रहने देंगे डायरेक्शन, अब नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। पार्ट 7, -9/2 -19 π/12। -9/2 कितनी वैल्यू बनती है पॉइंट्स में अगर जाएं तो? 4.5 नेगेटिव, और 19 π/12 ये कौन सा एंगल बनता है? ये एंगल बनता है -285, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पोलर एक्सिस बनाना है, 5 सर्कल्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 और जो 5वां सर्कल है, ये 5 सर्कल आपने बना लिए। तो R1 है, R2 R3 यानी रेडियस, ये सारे R1 2 3 4 5 हो गए। नेगेटिव का मतलब है आपने यहाँ नेगेटिव नहीं ढूंढना R, बल्कि आपने नेगेटिव एंगल ढूंढना है, सबसे पहला काम यही था। -285 कहाँ पे आना चाहिए? आपको पता है स्ट्रेट लाइन में कितना आता है? 180। इधर आ जाएँ तो 270, 270 नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, डायरेक्शन हमारी ये वाली है इस वक्त, माइनस के एंगल की वजह से। तो -180, माइनस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो -285 फिर इस तरफ आएगा कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा एंगल में -285 डिग्री। हमें चाहिए -4.5, तो 4.5 का मतलब है कि 4
और 5 के दरमियान में, यानी 4.5। तो ये आएगा पॉइंट, इसमें हम बना लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये वाला पॉइंट होगा इनके हाफ पे, P -9/2 एंड -19π/12। डायरेक्शन अपोजिट की है R नेगेटिव होने की वजह से। एंगल पहले ढूंढा, उसके बाद R अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट करनी है, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही रखनी थी और आंसर ये बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें है -5/2 5π/12। R इसमें फिर नेगेटिव है, कितना है ये -2.5, थीटा कितना है 5π/12 कितना होता है 75 डिग्री। तो आपने क्या करना है जी बताइएगा, 2.5 है, कितने सर्कल होने चाहिए जी, 3 सर्कल होने चाहिए, क्योंकि 2.5 है, 2.5 है, 3 सर्कल होंगे दूसरे तीसरे सर्कल के दरमियान में। 75 डिग्री कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ कहीं आना चाहिए। ये लाइन ड्रॉ कर लें 75 डिग्री वाली। आंसर जो है वो फिर R की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन आप अपोजिट कर देंगे, ये डायरेक्शन लेंगे, ये वाला पॉइंट आप लेंगे, ये पॉइंट है -2.5 75। 2.5 इसीलिए कि सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल के दरमियान में 2.5। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है पोलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। 4 + 3 आयोटा, या आप z टेक कर लें, लेट कर लें। इसमें हमें पता है कि x और y ये वाली वैल्यूज़ हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इसमें हम r की वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में आपको बताया था कि r चाहिए और थीटा चाहिए, तो r की वैल्यू z mod के बराबर होती है, वो हमने बनाई है। इसी वीडियो के शुरू में मैंने डेफिनेशन की तफसील बताई थी। 25 का स्क्वायर रूट आपने करना है तो ये 5 आ जाएगा। अब हमें इसमें ये यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो z है वो क्या है, पॉजिटिव है x और y, ठीक है, x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, z कहाँ पे होगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है दोनों x और y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर थीटा कैसे मिलेगा, tan इनवर्स y/x, सिंपल है, tan इनवर्स y/x आपने करना है। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, क्वेश्चन के ऊपर लिखी हुई है, और x की वैल्यू भी लिखी हुई है। इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36.87 डिग्री। ये r मिल गया हमें, ये थीटा मिल गया हमें, r थीटा दोनों मिल गए। बस अब हमने क्या करना है, पोलर फॉर्म ऑफ z लिख देनी है। पोलर फॉर्म ऑफ z ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखी हुई, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑर्डर पेयर नहीं है। अगर होता तो हम आंसर भी ऑर्डर पेयर में लिखते। उसमें जो है वो 4 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो हमने भी इसे इस फॉर्म में लिखना है। z की पोलर फॉर्म क्या बनती है, cos थीटा + आयोटा sin थीटा इंटू r है। r हमें अभी फाइंड आउट किया था 5 था r, ये लिख दें यहाँ पे, और cos और थीटा की वैल्यू लगा दें 36.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36.87 डिग्री। ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई, ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा है 1 + आयोटा, लेट करें कि ये z है। उसी तरह आपको पता चल गया है कि इसमें x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 1, r की वैल्यू कहाँ से आएगी, x² + y² का स्क्वायर रूट करने से, तो इट विल बी 1² + 1² that is √2. This is the value of r. Now we need the value of theta. As x and y both are positive, क्योंकि ये देखें यहाँ पे भी ऐसे लिखा ही हुआ है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं, so इसका मतलब है z lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर z lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा की वैल्यू सिंपल है tan इनवर्स y/x, तो कितनी आ गई
tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री π/4। अब क्या करना है, पोलर फॉर्म लिखनी है। पोलर फॉर्म ऑफ z क्या तरीका था, फॉर्मूला क्या था पोलर फॉर्म ऑफ z का, r लिखना है और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखना है। r की वैल्यू फाइंड कितनी की है √2, cos थीटा कितना है, थीटा कितना है π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा फिर से आप लिख दें π/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही इसकी पोलर फॉर्म है। सॉल्व कर दिया तो फिर ये कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा है 1/2 प्लस के साथ √3/2 आयोटा। आप अगेन इसे z लेट कर लें, इसमें x की वैल्यू देखेंगे 1/2, y की वैल्यू क्या है √3/2। r कितना बनेगा, r का फॉर्मूला याद है x² + y², और क्या था स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/4 इसका स्क्वायर करें कितना आएगा 3/4, 1/4 प्लस 3/4 ये हो गया 4/4। 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, इसका मतलब है जो r है वो मिल गया हमें 1। अब हमें थीटा चाहिए ना, तो देख लें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स y/x सिंपल। तो tan इनवर्स करें, ये y लिखना है, मैंने x लिख दिया, ये y लिख दिया ओवर ये x है। ठीक है जी, 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा और √3/1 यानी √3। तो tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे आती है, कैलकुलेटर में भी आप सीधा लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आती है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी कि π/3, 60 डिग्री 180/3। अब क्या करना था, पोलर फॉर्म लिखनी थी। पोलर फॉर्म ऑफ z का फॉर्मूला क्या है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, गुड, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, 1 है, मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, ब्रैकेट बाकी बच जाएगी, यही इसका रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है 4। पार्ट नंबर 4 में है -5/2 और -5 √3/2 आयोटा। आप लेट कर लें कि ये z है, अगर ये z है तो x की वैल्यू इसका रियल पार्ट है और y इसका इमेजिनरी पार्ट है, -5 √3/2। ठीक हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना था, r कितना होता है x² प्लस y²। ठीक है, स्क्वायर रूट भी 5 का स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर कर लें, 5 का स्क्वायर कर लें, √3 का स्क्वायर कर लें, फिर 2 का स्क्वायर कर लें, ये आ गया। एलसीएम वही है 4, 25 प्लस 75 बन रहा है, 100/4 बन रहा है। 100/4 कितना होता है 25, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा r देखिएगा नेगेटिव है, x और y, x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x और y नेगेटिव, इसका मतलब है कि जो पॉइंट है कहाँ पे आना चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस में आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों फर्स्ट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव आते हैं थर्ड में, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव आता है फोर्थ में। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, कहाँ पे आ रहे हैं जी, x नेगेटिव है y नेगेटिव है, सो z इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो z थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब हमने tan थीटा को लिखना है। थीटा को कैसे लिखना है, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में है तो आपने लिखना है इसको tan इनवर्स y/x, और अगर सेकंड में है तो आपने लिखना है इसे पाई माइनस tan इनवर्स y/x। थर्ड में है तो आप क्या लिखेंगे पाई प्लस
tan इनवर्स y ओवर x। और अगर ये फोर्थ में आ जाता फिर हम क्या लिखते, फिर हम लिखते माइनस tan इनवर्स y ओवर x। थर्ड क्वाड्रेंट है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड होता है उसमें थीटा की रेंज माइनस पाई से लेके ना पाई तक होती है। लेस देन इक्वल टू थीटा, लेस देन इक्वल टू पाई, इक्वल टू एक तरफ लगाते हैं या दोनों तरफ, एक तरफ लगाते हैं किसी एक तरफ। तो तीसरे क्वाड्रेंट में बनना चाहिए माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। ये इसका मेथड होता है ओरिजिनली, लेकिन इसका जो है ना वो चूँकि जनरल एंगल भी हमने इसमें फाइंड करना हो अगर, तो फिर जो मर्ज़ी करते रहें। लेकिन यहाँ पे बुक के मुताबिक हमारा जो आंसर है वो रियल वाले मेथड से आ रहा है, क्योंकि जो रियल वाला थीटा होता है ना, रियल नंबर्स में जो थीटा होता है रियल नंबर सिस्टम में, वो 0 से लेके 2 पाई तक उसका ये उसकी रेंज होती है, ये रेंज होती है कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे रियल वाले मेथड से ही सॉल्व किया हुआ है, तो हम भी रियल वाले मेथड से ही इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, तो उसके मुताबिक मैंने आपको ये मेथड बताया है। तो आप इस केस में x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट, तो हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, तो पाई प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, y कितना था -5√3/2 और x था -5/2। तो y की वैल्यू लिखें -5√3/2 और -5/2 उसका x है। माइनस माइनस भी कट रहा है, 5 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, यानी -5/2 ऊपर नीचे कट रहा है। बाकी क्या बच रहा है, tan इनवर्स √3। √3 tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 60 की। 60 को रेडियन वाली फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 180/3 यानी कि पाई/3। एलसीएम टेक कर लें, 3 पाई प्लस पाई ओवर 3, तो ये बन जाएगा 4 पाई/3। ये इसका बन गया थीटा। अब क्या करना है, आर और थीटा दोनों मिल गए हैं, पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की हुई है, 5। कॉस थीटा कितना है, 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/3। ये रिजल्ट है इसका। पार्ट नंबर 5 को करते हैं। पार्ट 5 में सिंपल z नहीं दिया हुआ, बल्कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड देन वी विल मूव टू मेक इट्स पोलर फॉर्म। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वही जो मेथड हमने पिछले एक्सरसाइजेज में किया हुआ है। तो डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर a² माइनस b² की फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन कर लें या फिर ये सिंपल 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर ओपन करें, a² प्लस b² एंड माइनस 2ab, ये आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 1² 1 आयोटा स्क्वायर -1। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 है ना, तो प्लस इंटू माइनस -1 हो गया, डिवाइड बाय 1 + 1। तो कितना रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 1 - 1 ये 0 कट गया, -2 आयोटा ओवर 2। तो फिर जो गिवन z है वो है माइनस आयोटा। इसे हम ये लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। रियल पार्ट यानी कि x की वैल्यू हमारे पास रियल पार्ट होती है और इमेजिनरी पार्ट -1। अब हमने इसमें r की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो r कितना होता है, ये r का फॉर्मूला है, वो उसी तरह से आप इसमें लगा दें, -1 भी लगाएं तो रिज़ल्ट आएगा 1 पॉजिटिव। r की वैल्यू, क्योंकि r पॉजिटिव ही टेक करना है हमने, तो r की वैल्यू 1 आ गई। r 1 लाने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है कि 0 है, x 0 है। y की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में, -1 आई थी ना ये वाली, तो -1 इसकी वैल्यू है।
अब कोऑर्डिनेट तो कोई भी नहीं बनता क्योंकि x की वैल्यू 0, ये एक्सिस पे आएगा। x 0 होता है पूरे y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू आएगी -1। y -1 यहाँ पे कहीं आ रहा है, अगर यहाँ -1 हो y, तो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे हमने अब r भी देखना है और थीटा भी देखना है। तो r तो हमारे पास 1 आ गया हुआ है, थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका? थीटा हमें पता है कि कौन से एक्सिस पे आ रहा है, ये इस एक्सिस पे जो एंगल आता है वो कौन सा आता है। हम इसे नेगेटिव साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो -पाई से पाई के दरमियान होता है, इसलिए उसमें हम जो आंसर करेंगे वो इसी के दरमियान रहते हुए -पाई/2 करेंगे। हाँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल आ जाता है तो उसको हम रियल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक में किया हुआ है, ये पहले मैंने एक पार्ट में बताया भी है। तो यहाँ पे आप थीटा फिर डायरेक्टली लिख देंगे इसको देखते हुए, x 0 y -1 को -पाई/2 बनाना चाहें तो बन भी सकता है। tan इनवर्स क्या था? y/x। ठीक है, कोऑर्डिनेट का हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना पता ना कि ये नीचे है, तो आप यहाँ पे एक माइनस लगा दें, इसको मॉड कर दें, तो माइनस tan इनवर्स -1/0। तो माइनस tan इनवर्स 0 कितना होता है? अनडिफाइंड, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, डिवाइड बाय 0 है ना, तो tan इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड कौन से एंगल पे होता है? पाई/2 पर, तो थीटा आ जाएगा पाई/2, लेकिन साथ इसके माइनस है तो -पाई/2। दोनों तरह से आ सकता है, आप डायरेक्ट लिख लें तो इट विल बी मच बेटर। थीटा आ गया। अब हमने क्या करना था? z लिखना है, पोलर फॉर्म z की लिखनी है, वो क्या थी? r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r कितना फाइंड आउट किया था? 1 cos -पाई/2 प्लस अयोटा साइन -पाई/2। ठीक है, ये बन गया, ये इसका रिजल्ट है। पार्ट नंबर 6, इसमें जो z दिया हुआ है वो फिर से उसी तरह से है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, √3 प्लस अयोटा और 1 प्लस √3 अयोटा। पहले सिंप्लीफाई करके इसे सिंगल z में कन्वर्ट करना है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये, तो इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ, आपने अगले स्टेप में करना है। 1 माइनस √3 अयोटा नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो पहले आप इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के बराबर आ रहा है ना, तो ये तो ठीक है। इसके बाद अब आपने इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो √3 पहले इससे मल्टीप्लाई करें, तो -√3 का स्क्वायर अयोटा, √3 हो गया मल्टीप्लाई से, अब अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -√3 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को पहले 1 से किया था, फिर इन दोनों को बाद में इससे किया है, तो ये रिजल्ट आए हैं। नीचे a + b × a - b है, तो a - b यानी a² - b² की फॉर्म बनेगी। तो ये आ गया √3 प्लस अयोटा -3 अयोटा -√3। ये अयोटा स्क्वायर है, -1 होता है, माइनस इंटू माइनस, ये +1, ये कर दिया प्लस डायरेक्टली। 1 माइनस √3 का आ जाएगा 3, अयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये √3 ये √3 ऐड हो रहे हैं आपस में, तो ये बन जाएंगे 2 √3 अयोटा 2 अयोटा और ये 4। 2 कॉमन करें, √3 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 4 है, तो ये बन जाएगा 1/2 √3। 1/2 को भी आप सेपरेट कर दें, आप इससे मल्टीप्लाई कर लें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। z की वैल्यू आई है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कार्टीजियन फॉर्म है अभी भी, ये हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है जी? x जो कि रियल पार्ट होता है इसका, y जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है इसका, उसके बाद हम r बनाते हैं, यही फॉर्मूला है r का, इसमें लगा दें वैल्यू x²
वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट कितना बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4, ऊपर 3 + 1 4/4 1, स्क्वायर रूट 1। आर की वैल्यू आ गई 1। अब इसमें देखें कि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये दिया हुआ है ऊपर। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं ना। कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखना है आपने, थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y/x। y आपने पॉजिटिव ही यूज़ करना है यहाँ, y का मॉड कर लें या दोनों का मॉड कर सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव ही वैल्यू लिखनी है क्योंकि हमने फॉर्मूले का माइनस लगा दिया हुआ है। तो tan इनवर्स y/x, तो y की वैल्यू कितनी थी इस केस में, -1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है x की, √3/2, और ये मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू का है, यानी इसका रिजल्ट पॉजिटिव लेना है। 2 कैंसिल कर दें, पॉजिटिव रिजल्ट इसका लें तो 1/√3। अब tan की वैल्यू 1/√3 30 भी होती है, 30 मतलब π/6। थीटा हमें मिल गया π/6 नेगेटिव। अब क्या करना है, पोलर फॉर्म लिख देनी है z की। कितनी है पोलर फॉर्म, क्या फॉर्मूला है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना है 1, cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6, ये इसका रिजल्ट है। पार्ट नंबर 7, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। z है 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय, क्या करना है अगले स्टेप में, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। इसके बाद ऊपर न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 को दोनों से करें, 3 को 4 से 12, 3 को 3 आयोटा से, 4 आयोटा को 4 से, 4 आयोटा को -3 से, आयोटा भी साथ है तो ये स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है। इसे आप लिखेंगे 12, इन्हें आपस में माइनस कर लें तो +7 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये 16, -3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 और 12 24, और ये 25। z में आपने x को और y को सेपरेट करने के लिए इस फॉर्म में लिखा। x और y हमारे पास क्लियर है, कौन से हैं x और y, x की वैल्यू रियल पार्ट है 24/25, y की वैल्यू कितनी है 7/25, दोनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, r की वैल्यू, r का फॉर्मूला क्या था, ये था, इसमें आप लगाएं वैल्यूज 24/25 का स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625, 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625, एलसीएम 625, दोनों 576 और 49 को ऐड कर दें 625, और r की वैल्यू आ गई 1। थीटा चाहिए,
थीटा के लिए क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट देखना पड़ता है कौन सा है। तो कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे ना इस क्वेश्चन में, ये देखें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं इस क्वेश्चन में। तो थीटा लाइज इन कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट। तो थीटा पॉजिटिव, tan इनवर्स y ओवर x की तरह, tan इनवर्स y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी थी 7/20, x की वैल्यू दोनों लिखी 25, 25 को आपस में हमने कैंसिल किया तो 7/24। कैलकुलेटर में इसका एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो बुक में इसका जो आंसर है वो इसी तरह लिखा हुआ है। अगर आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर में उसके बाद लिख लें तब भी आंसर गलत नहीं होगा। ये इसकी हमने लिखी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में सिर्फ वैल्यूज ही लगानी है। आर की वैल्यू कितनी लगाई थी, आर की वैल्यू 1 थी ना, तो ये 1 हो गया। थीटा, थीटा की जगह हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं जैसे उसने लिखा हुआ है बुक में, ये थीटा है प्लस आयोटा साइन, ये थीटा की वैल्यू 7/25। इस तरह करके आंसर लिखा हुआ है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म गिवन है, cos 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/, पोलर फॉर्म में z है, कार्टीजियन फॉर्म में z को हमने कन्वर्ट करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसमें पता है कि r की वैल्यू 4 है और थीटा ये वाला है, लिखा रहने दें। cos 5π/3 को कैलकुलेटर में आप देखें कौन सा एंगल बनता है, पाई की जगह 180 लगाकर, तो ये बनेगा 300 आयोटा साइन 300। cos 300 आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगा 1/2। साइन 300 को भी आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4/2 माइनस आयोटा 4√3/2। इसमें जो 4 है और 2 है इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करके इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस 2√3 आयोटा। ये कार्टीजियन फॉर्म में है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने कैलकुलेटर ने अगर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना आपको, कैलकुलेटर अगर आपके पास दूसरा है तो फिर इसका जो मेथड है वो अलाइड एंगल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में जाकर। तो चैप्टर 10 की वीडियोस वैसे मेरे पास पुरानी वाली भी मौजूद हैं, उसमें अलाइड एंगल का टॉपिक होगा, उसको आप देख सकते हैं फिल वक्त। बाद में जब न्यू वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर तो फिर से बात हो जाएगी। वो ये होता है कि 300 कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है, 300 हमें पता है कि चौथे कोऑर्डिनेट में आता है। चौथे में साइन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए ना, तो साइन नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 360 है, यहाँ एंगल 270। आप इस 300 का लिंक पैदा करेंगे, सिर्फ आपने लिंक पैदा करना है एक्स एक्सिस के साथ, इसको छोड़ दें वाई को, वाई पे जो भी उसको नहीं आपने देखना। यहाँ से देखें कितना गैप है 60 का, तो आपने क्या लगानी है, साइन 60 की वैल्यू लगानी है सिर्फ। लेकिन चौथे कोऑर्डिनेट में आपको पता है साइन नेगेटिव आंसर देता है, तो आप -7 लगाएंगे, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू तो आपको याद है ना, √3/2। तो आप इस तरह करके इसकी वैल्यू फ़िलहाल यूज़ करें। cos 300 है, 300 फिर से वही चीज़ है कि चौथे कोऑर्डिनेट में, तो cos हमें पता है कि चौथे कोऑर्डिनेट में क्या देता है आंसर, पॉजिटिव आंसर देता है, तो ये प्लस होगा, cos होगा। एंगल फिर से वही, आपने सिर्फ x एक्सिस के साथ इसका गैप देखना है, 60 है तो cos 60 की वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, सेकंड पार्ट में 3/2 है, cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। 7π/6 है तो आप इसे फिर से देखें कैलकुलेटर में, पाई की जगह 180 रख कर, 180/3 30 30 × 7 210 आ जाएगा।
ये भी 210 है। फिर वही मेथड है, 210 आप देखें 210 कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ 180 होता है, 210 यहाँ कहीं आता है। 210 कितना गैप है इनमें, यहाँ पे इनको माइनस कर लेंगे ना, 210 माइनस कितना आएगा 30। इसका मतलब मैंने cos 30 की वैल्यू लिखनी है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 3 है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी लिखनी है cos 30 की, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव लिखनी है, तो -√3/2 आएगी ना, तो यहाँ लिख लें -√3/2। आयोटा साइन, साइन भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप माइनस लगा लें, और साइन 210 यानी कि साइन 30 जैसे ये केस था बिल्कुल वही, माइनस साइन 30 दैट विल बी -1/2, तो 1/2 लगा लें, माइनस तो पहले ही लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है बस इस 3/2 को अंदर, √3/4 आ जाएगा, और ये आयोटा के साथ भी आ जाएगा 3/4। आयोटा आप बाद में लिख लें या पहले, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 3 देख लें, z मॉड इसमें 7 है, आर्गूमेंट ऑफ z आपको पता है ना, थीटा को कहते हैं 23π/12, ये हमें दिया हुआ है आर्गूमेंट ऑफ z, और साथ में दिया हुआ है z मॉड। तो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म क्या होती है, हमें पता है कि जो z मॉड है ये r के बराबर होता है, और ये हमें 7 दिया हुआ है, ठीक है। आर्गूमेंट का हमें पता है कि थीटा है, और ये हमें 23π/12, इसको 23π/12 में पाई 180 करके कटिंग वगैरह करके कैलकुलेटर में आप देखेंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसका रिज़ल्ट आता है उस केस में 345 डिग्री, 345 डिग्री। इसको भी अभी देख लेते हैं। तो पोलर फॉर्म है हमारे पास जो होती है वो होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर ये आता है। आर कितना है 7, कॉस दिया हुआ है 345। तो पिछले पार्ट की तरह मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है। अब 345 कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप देखेंगे। अभी 7 तो पड़ा रहेगा ना यहाँ पे। 345 देखें कहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको पता है कि 360 आता है, 345 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे दरमियान में इनका हमने देखना है कि गैप कितना आता है। इनका गैप आता है 15 डिग्री। अब 15 डिग्री जो है वो तो हमें पता है कि टेबल के अंदर वाली वैल्यू ही नहीं है। अगर 15 डिग्री टेबल के अंदर वाली वैल्यू नहीं है तो फिर हमें पॉइंट्स में आंसर लेके आना पड़ेगा कैलकुलेटर की हेल्प से। अगर वो एंगल आता 30, 45 या 60 में से कोई, तो हम उसको यहाँ कन्वर्ट करके हम फ्रैक्शन वाला आंसर लगाते। अभी मजबूरन हमें पॉइंट वाला आंसर लेके आना पड़ेगा। तो cos 345 आप कैलकुलेटर पे कर लें, 0.97 आ जाएगा। प्लस आपको पता है चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव ही आंसर देना चाहिए कैलकुलेटर को। अगर वो नेगेटिव नहीं दे रहा तो आपने फिर देखना है कि क्या वजह है, आपने नेगेटिव यहाँ खुद लगा लेना है, ठीक है। कई बार कैलकुलेटर की जो है ना वो सेटिंग में चेंज आया होता है तो आंसर डिफरेंट आ रहे होते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट को आप लाजमी देखिएगा ताकि प्लस माइनस का सिंबल आपको पता हो कहाँ पर कौन सा लगेगा। 7 को मल्टीप्लाई कर लें, 6.97 माइनस 1.82 आयोटा, ये z आ जाएगा इसमें। पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट 4 है, इसी तरह का है, z मॉड दिया हुआ है, आपको पता है z मॉड r है, ये पहले ही लिख देता हूँ मैं। आर्गूमेंट ऑफ z दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आर्गूमेंट ऑफ z, -11π/12। हमें पता है कि ये थीटा होता है, तो थीटा फिर कितना दिया होगा इसने, -11 पाई की जगह 180 आप लगा के देखें तो सॉल्व करें तो ये 165 बनता है माइनस का, ठीक है। ये थीटा है और ये आर है। तो पोलर फॉर्म क्या है, हमने कार्टीजन फॉर्म बनानी है, लेकिन पहले हमने उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह प्रॉपर पोलर फॉर्म बना लेनी है पहले, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ लगा लेनी है। तो आर की वैल्यू 11 है, कॉज -165 प्लस आयोटा साइन
इस माइनस का क्या करें, क्या करना चाहिए? हमें पता है कॉस के एंगल का जो माइनस होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सब रेशियोज़ का माइनस एंगल वाला जो यहाँ पे कॉमन होता है वो शुरू में आ जाता है, लेकिन कॉस का नहीं आता। तो कॉस के रेसिप्रोकल सीकेंट का भी नहीं आता फिर, ठीक है। तो इसलिए कॉस का तो एंगल का माइनस ख़त्म हो गया ना। ये रूल है चैप्टर 10 में ही हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये वाला माइनस इसका शुरू में आ जाएगा, साइन 165 डिग्री। अब 165 डिग्री कहाँ पे आता है चेक कर लेते हैं। 165 यहाँ आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर होता है 180। मैंने कहा था एक्स एक्स के साथ ही आपने डिफरेंस चेक करना है। 180 माइनस 165 आप करके देखिए कितना आएगा, 15। तो फिर से वही बात है कि 15 का हमारे पास टेबल वैल्यू कोई भी नहीं है, तो हम क्या करें, कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। कॉस 165 को आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की हेल्प से, तो इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, अभी पिछले पार्ट में भी हमने किया है, -0.97। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव आएगा, माइनस आयोटा। सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन की वैल्यू 165 पे पॉजिटिव आएगी। ये माइनस तो ऑलरेडी था ना, इसलिए लिखा हुआ है। तो वैल्यू आएगी 0.26। 11 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -10.67 माइनस 0.26 आयोटा। ये z की वैल्यू। पार्ट नंबर 5, इसमें भी उसी तरह z मॉड दिया हुआ है, 10/3। आर्गूमेंट ऑफ z हमें पता है ना, ये थीटा है। कितना दिया हुआ है, -17/12 पाई। तो थीटा कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू आप निकाल के देखेंगे तो ये 255 आएगा, 255। और ये हमें पता है कि r की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि z मॉड जो होता है वो r ही होता है। तो पहले पोलर फॉर्म लिखी जाती है ना, पोलर फॉर्म लिखते हैं z की, क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू लगाएं इसमें, (10/3) और इसके बाद cos -255 और प्लस आयोटा साइन -255। माइनस है तो ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी। तो अभी मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट में कि कॉस के एंगल का माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये +255 और साइन और टैन के एंगल का माइनस शुरू में आ जाता है। तो ये शुरू में आ गया, ये डिग्री के साइन है। cos 255, तो ये भी कोई 30, 45 या 60 नहीं बनता। इस वजह से इसको भी हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, ये भी 15 ही आना है। तो cos 15 उसी तरह जो पहले वाले पार्ट में हमने किया है। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 180 और 270 के बाद तीसरा क्वाड्रेंट है। साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव बनेंगी, तो cos 255 का रिजल्ट नेगेटिव आएगा कैलकुलेटर में, ये माइनस आयोटा। और इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा क्योंकि कैलकुलेट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का दिया हुआ है। तो 10/3 माइनस 0. ये प्लस हो जाएंगे 0.97 आयोटा। 10/3 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 को मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड बाय 3 करना है, या 10/3 को पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आपको इजी लगे। ये इसका रिज़ल्ट होगा। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें उसने पोलर फॉर्म बना के दी हुई है। इस माइनस का सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, कॉस के एंगल का माइनस कहाँ जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्लस बन जाता है। साइन के एंगल का माइनस आ जाता है,
शुरू में। कैलकुलेटर में देखना आपने cos 33 कितना आता है, 0.84। sin 33 भी कैलकुलेटर में, इनको मल्टीप्लाई कर दें, साथ इसके आयोटा भी है, तो ये आ जाएगा 1.68 माइनस 1.08 आयोटा। पार्ट 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है Z1। Z1 क्या दिया हुआ है, 9 cos 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4, ये Z1 है, और साथ इसके Z2 दिया हुआ है 5 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। एंगल तो सेम ही देना ना उसने, एक क्वेश्चन एक Z का। देन फाइंड Z1 प्लस Z2। अब इसके आगे पहला पार्ट दिया हुआ है उसने कि हमें अब फाइंड करना है इन दोनों का सम। Z1 प्लस Z2, इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें, फिर जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन है वो लगाते हैं। 9 है cos 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 है। इसके बाद प्लस 5 है और cos है पाई बाई 3 है और आयोटा साइन पाई बाई 3 है। कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करें cos 5 पाई बाई 4 की वैल्यू। cos 225 डिग्री है ना, पहले तो आप इसे कन्वर्ट करें डिग्री में ताकि कैलकुलेटर में हमें आसानी हो लिखने में। पाई की जगह 180 लगा के आप कटिंग वगैरह करते हैं तो आपको आंसर मिलता है। cos पाई बाई 3 का आपको पता है कि ये होती है वैल्यू, पाई बाई 3 कितनी वैल्यू होती है, 60, क्योंकि 180 बाई 3 है। ये भी साइन 60। कैलकुलेटर से वैल्यू लगा लें cos 225 की, कितनी आएगी ये, -1/√2 प्लस आयोटा साइन, ये भी -1/√2 ही आ रही है, तो ये -1/√2 प्लस 5। cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/2 है, प्लस आयोटा साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके आंसर्स को फ्रैक्शंस में दे दें, लेकिन आंसर बुक में पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। -9 को इसके साथ डायरेक्ट कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा -6.36, और इसी तरह ये भी -3.36 आयोटा आ जाएगा। ये 5 × 1/2, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5, और इसके साथ हाफ को मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.33 आयोटा। रियल पार्ट आपस में ऐड करने हैं, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड करने हैं, तो रियल पार्ट ऐड किए, आयोटा वाले पार्ट ऐड किए, तो ये इसका रिज़ल्ट है। सेकंड पार्ट करते हैं। वैल्यूज़ वही हैं, Z1 माइनस Z2, तो वैल्यूज़ वही हैं तो आप लगा देते हैं सेम वैल्यूज़। क्या था वो, 225 लगा देता हूँ ना मैं इस पार्ट, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने पहले पार्ट में ये सॉल्व किया था तो उसमें 225 ही बनता है। 225 -5, और यहाँ पे था cos 60 बन गया था, प्लस आयोटा साइन 60, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सारा वही है। अब माइनस है, पहले 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो चाहे आप इसी तरह फ्रैक्शंस में कर लें, फ्रैक्शन में करेंगे तो 9 ये इसी तरह है ना, यही वाली चीज़ है जो ऊपर हमने पार्ट किया, ये वाला यही चीज़ बननी है, तो हम ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, -6.36 और फिर -6.36 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस है, ये डिफरेंस था यहाँ पे, तो आप इसे -2.5 लिख देंगे और उसे -4.36
कैलकुलेटर से देख के हमने असल में किया है। तो रियल पार्ट में ऐड कर दें, इमेजनरी पार्ट में ऐड कर दें। -8.86 माइनस 10.69, सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। थर्ड पार्ट देखें, इसमें उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है Z1 Z2 को। फिर वही चीज़ है कि Z1 Z2 की वैल्यूज़ हमने लिखनी है। लिखने के बाद 5π/4 को 225 में कन्वर्ट करना है, π/3 जैसे मैंने पहले पार्ट में किया है। वो सारी कन्वर्जन्स कर लेनी है। कन्वर्जन्स करने के बाद हम इनके आंसर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि सिंपल यहाँ पे अब माइनस की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 9 इंटू 5 45, ये ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद। तो वो भी एक मेथड है। दूसरा मेथड जो बुक के अकॉर्डिंग है, हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये कैलकुलेट करने के लिए हमें जो तरीका दिया गया है वो ये है, Z1 Z2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके R1 R2 मल्टीप्लाई होते हैं और कॉस के अंदर जो उनके एंगल हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आयोटा साइन, यहाँ पे भी वही एंगल्स ऐड हो जाते हैं। अगर ये डिवाइड होंगे जैसे कि अगले पार्ट में आएगा तो वहाँ ये R डिवाइड हो जाएंगे और कॉज में जो एंगल हैं ये आपस में साइन वाले भी माइनस हो जाएंगे, 1 - 2। तो ये मेथड होता है। R1 R2 हमें पता है क्वेश्चन के मुताबिक, पहले वाले का 9 लिखा हुआ था बाहर, दूसरे वाले का 5 लिखा हुआ था। ये मल्टीप्लाई होंगे। कॉज पहले वाले का एंगल हमने कन्वर्ट किया था, उसे अभी ऐसे लिख देता हूँ मैं, 5π/4 था और π/3 था। ये Z1 और Z2 के एंगल हैं, ऐड किए हैं। यहाँ पे भी वही एंगल ऐड होने हैं, तो सेम ब्रैकेट आप अगेन लिख दें। ठीक हो गया, ये आ गया 45 डिग्री। ये एक रूल यूज़ किया ना, इससे क्वेश्चन ज़रा सिंप्लीफाई हो गया, आसान। वो पहले वाले तीसरे वाले मेथड से करते जो हमने सेकंड पार्ट में किया, फर्स्ट पार्ट में किया, ज़रा लेंथी हो जाना था, तो इसलिए इस मेथड से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 नहीं बल्कि एलसीएम 12 आ रहा है, एलसीएम 12 है, तो इसका मतलब है ये आएगा 15π + 4π। सेम यहाँ पे भी आएगा ना, एंगल तो सेम ही रहना है। और यहाँ पे योटा के साथ साइन भी था, साइन भी लगा दिया। अब इनको ऐड करें, कटिंग करें अगर होती है तो। फ़िलहाल ऐड किया है तो cos 15 + 4 19, और यहाँ पे भी सेम एंगल ही आता है 19π/12। इसे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखें तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे उसने जो बुक में आंसर दिया हुआ वो इतना ही दिया हुआ, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट 4 में Z1 डिवाइड बाय Z2 हमें चाहिए। ये चाहिए Z1 डिवाइड बाय Z2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, डिवाइड होंगे तो उनके R डिवाइड करने हैं और ब्रैकेट में क्या लिखना है, उनके एंगल्स को माइनस करके। ये रूल है, ये बुक में लिखा होगा। ठीक है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो इसी तरह उनका फॉर्मूला बनता है, एंगल्स माइनस हो जाते हैं और R डिवाइड। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो R मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो एंगल्स ऐड कर देने हैं, बस ये चीज़ है। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिर्फ जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में Z1 Z2 की दी है उसके अंदर जो Z1 का R है वो 9 है, Z2 का जो R है वो 5 है, इसे R1 R2 कहा जा रहा है। और थीटा 1 किसे कहा जा रहा है, जो Z1 का थीटा है वो कितना था, 5π/4 माइनस π/3, ये दूसरे वाले Z का थीटा है, प्लस आयोटा। अब ये सेम ब्रैकेट साइन की भी आप लिख देंगे, यहाँ पहले साइन लिखें उसके बाद ब्रैकेट लिखें, 5π/4 माइनस π/3, ये डिवाइड रहेंगे एज इट इज़। और एलसीएम कर लें अगेन जैसे पिछले पार्ट में किया, तो ये आएगा 15 - 4π आयोटा साइन। तो इसमें भी वही ब्रैकेट आएगी ना जो कॉज वाले में आ रही है, सेम सॉल्यूशन इसके अंदर आना होता है हर बार। तो ये बनता है 9/5 कॉज 11π/12
प्लस आयोटा साइन, फिर वही एंगल ही आना है 11 पाई बाय 12। बस इतना क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में Z1 गिवन है 7 cos 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12, और सेकंड इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z2 11 cos 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है। इसमें कहा गया है कि आपने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है इन पार्ट्स को जो कि गिवन है। तो पहला वाला गिवन है Z1 प्लस Z2, इसे हमने बनाना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसे टेक करें, इसमें वैल्यूज़ आप पुट करें। वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। cos 23 पाई बाय 12 जो है लिखा हुआ यहाँ पे, इसको हमने पाई की जगह 180 लगा के कटिंग वगैरह करके देखें, अगर जैसे पहले क्वेश्चन में भी हमने किया इससे पिछले वाले में, उसी तरह 345 बन जाएगा ये आयोटा साइन 345। ठीक हो गया। इसके बाद प्लस है Z2 की वैल्यू हम लिख रहे हैं 11 पाई बाय 12 है, पाई की जगह फिर उसी तरह 180 लगा के देखें, कटिंग वगैरह कर लें, 165 बन जाएगा ये 165 डिग्री। मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं पहले वैल्यू लगा लेते हैं। cos 345 की वैल्यू लगा लें, कितना आ जाएगा ये 0.9659 प्लस आयोटा, कैलकुलेटर से आपने वैल्यू लगानी है। तो आयोटा के साथ यहाँ पे आ जाएगा 0.2588, ये साइन 345 की वैल्यू लगाई है, ब्रैकेट क्लोज की है 11। cos 165 की वैल्यू, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आंसर आएगा 9659। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है लेकिन साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा 2588 आयोटा के साथ। 7 को मल्टीप्लाई कर लें तो इसका रिजल्ट होगा 6.7613 प्लस आयोटा, यहाँ पे जो वैल्यू थी साइन 340, ये नेगेटिव आंसर आना था, इसको आप करें नेगेटिव। ठीक है, ये भी नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव हो गया। और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1.8116 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें -11 को 10.629449, इसके बाद प्लस 2.84। ये कैलकुलेटर की हेल्प से ही आपने करना है सारा प्रोडक्ट्स। अब रियल को रियल में ऐड कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे, तो जो रिज़ल्ट आ जाएगा रियल पार्ट का वो आ जाएगा -3.86, और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो इतना आ जाएगा। ये सारा आपने कैलकुलेटर की हेल्प से करना है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आप Z1 माइनस Z2 की वैल्यू बनाएंगे। तो सिमिलरली जैसे पहले किया, आप Z1 की वैल्यू लगाएं पहले। तो यहाँ से देख के क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे Z माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये वाले दो स्टेप सिर्फ इन माइनस के साथ सेम आएंगे। यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, इसमें चेंज आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन भी एज इट इज़ ही होगी, जो चेंज आएगा वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सेकंड पार्ट हम इसी तरह कर लें टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका, ये माइनस है, ठीक है, ये ग्रीन कर लेते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ये हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ ही है। सेकंड पार्ट तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, और ये 11 तो ऑलरेडी 11 ही था, ये हो जाएगा। ये जब
ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आएंगी, यहाँ पे सिर्फ साइन का चेंज आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो प्लस है ये ख़त्म कर देंगे, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो आंसर्स हैं उनमें चेंज आएगा बस, तो ये आंसर भी चेंज हो जाएंगे, इसको भी लिख देते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 17.39 माइनस 4.66 आयोटा। तो इस तरह से सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Z1 जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये Z1 है, इसमें ये वाला R होगा R1, ये वाला R2 होगा। ठीक है, ये θ1 है और ये θ2 है। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो R की वैल्यू R1 की और θ1 की वैल्यू, ये वैल्यू लगा दी। इसी तरह R2 11 था और θ2 क्या था, जो Z2 के अंदर वाली वैल्यू दी हुई है वो θ2 है। ये वैल्यूज़ हमने R1 और θ1, R2 और θ2 जो Z1 Z2 गिवन थे उसमें से निकाल ली, जैसे पिछले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में निकाली थी, बिल्कुल उसी तरह से निकाल दी हैं। अब इसमें जो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का फॉर्मूला है वो क्या होता है, R1 R2, और ब्रैकेट में क्या आता है, दोनों का जो एंगल है कॉज में ऐड होता है प्लस आयोटा साइन, और साइन के एंगल में क्या होता है, ये यहाँ पे भी ऐड ही होता है, एंगल सेम ही रहता है। ठीक है, अब हमने इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है, सिर्फ 7 × 11 कर दें, और कॉज है और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 23 π/12 है और 11 π/12 है। ये वैल्यूज़ ऐड हो गई। इसी तरह अयोटा के साथ साइन है, यहाँ पे भी 23 π/12 होगा और 11 π/12 होगा। ब्रैकेट हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये 11 × 7 हो गया 77। तो ब्रैकेट में कॉज एलसीएम टेक करने के बाद इनको जब ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर आपस में ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 34, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा जो एलसीएम था, प्लस आयोटा, यही चीज़ यहाँ साइन के एंगल में भी बनेगी 34 π/12। 34 π/12 को पाई की वैल्यू 180 लगाने के बाद आप कटिंग वगैरह जब करते हैं तो ये कितना एंगल बनेगा, 510। इसी तरह ये भी 510 बन जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दी है। अब इसमें cos 510 की वैल्यू पुट कर देंगे कैलकुलेटर से 0.866 प्लस, और 510 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से लगा दें। अब 77 को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई कर दिया 38.50 आयोटा। पार्ट नंबर 4, इसमें दोनों को डिवाइड करना है। R1 R2 हमने पहले भी पिछले पार्ट में टेक किए हुए थे, बस इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। जब आपने क्वेश्चन करना है तो R1 R2 θ1 θ2 को लिखना है अलहदा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारा लिखने के बाद फार्मूला लिखना है दोनों को डिवाइड करने वाला। इसमें फार्मूले में क्या था, एंगल्स आपस में माइनस, बस इतना ही फ़र्क है। प्रोडक्ट में एंगल आपस में ऐड होते हैं, डिवीजन में एंगल्स आपस में माइनस होते हैं। R1 R2 उसी तरह डिवाइड या मल्टीप्लाई होंगे जो भी गिवन डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो R1 की वैल्यू 7 है, यहाँ 7 लिखें, R2 11 है, 11 लिख दें। कॉज एंगल्स को आपस में माइनस करना है तो ये 23 π/12 माइनस 11 π/12, ये वैल्यूज़ लगा दी एंगल की। इसी तरह दूसरा जो साइन के साथ एंगल है वो भी सेम ही होगा, जो कॉज वाला था वही वाला जो अभी बनाया है, ये हो गया। ब्रैकेट में एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 12 भी आएगा, तो ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं 23 और 11 ये आपस में माइनस हो जाएंगी, तो इनको माइनस करके रिजल्ट आएगा 12 π/12
प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी डेफिनेटली वही चीज़ आएगी 12 पाई/12। 12 को आप कैंसिल कर देंगे तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, साइन पाई की वैल्यू 0, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो -7/11 प्लस 0 आयोटा, ये इसका रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ये वीडियो कंप्लीट की है। बाकी जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।